हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कैर्सिटी वर्ल्ड। माय नेम इज धर्मेंद्र सुदानी और आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में पूर्ति की अवधारणा की। पूर्ति की अवधारणा की जब हम बात करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहता हूं कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था मांग के बारे में, यानी मांग क्या होती है। तो निश्चित समय व निश्चित कीमत पर क्रेता द्वारा क्रय की गई मात्रा यानी उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा क्या कहलाती है? मांग। उसी प्रकार से निश्चित समय व निश्चित कीमत पर विक्रेता द्वारा बेची गई मात्रा क्या कहलाती है? पूर्ति कहलाती है। ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जब भी हम मांग वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हम सब अपने आप को एक उपभोक्ता मानते हैं, जो कि हम सब है भी। वी ऑल आर कंज्यूमर, हम सब एक उपभोक्ता है। हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम सब उपभोक्ता है। तो मांग वाले चैप्टर में तो हमें यह मानकर अध्ययन करना है कि हम सब उपभोक्ता हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पूर्ति की। तो पूर्ति का चैप्टर अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है तो पहले तो यह मानकर चलो कि आप एक सेलर हो, आप एक विक्रेता हो, आपकी एक फर्म है, तभी ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक विक्रेता जब भी एक सेलर जब एक निश्चित समय व निश्चित कीमत पर अपनी मात्रा को बेचेगा, मतलब अपनी वस्तु की मात्रा को बेचेगा, उसी मात्रा को क्या कहा जाता है? पूर्ति। यानी निश्चित समय व निश्चित कीमत पर विक्रेता द्वारा बेची गई मात्रा क्या कहलाती है? पूर्ति कहलाती है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि स्टॉक और पूर्ति दोनों एक ही है, दैट मींस स्टॉक एंड सप्लाई बोथ आर सेम। लेकिन नहीं, दोनों ही अलग अलग होती है। स्टॉक अलग चीज होती है, पूर्ति अलग चीज होती है। देखो, स्टॉक का मतलब क्या हुआ यहां पर समझना। स्टॉक एक निश्चित समय बिंदु पर फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा को स्टॉक कहा जाता है। फर्म ने जितनी भी मात्रा को उत्पादित किया है वो उसका स्टॉक है। और स्टॉक का वह भाग जो विक्रेता बेचने को तैयार है, उस भाग को क्या कहते हैं? पूर्ति कहते हैं। क्या मतलब हो? लेट एज्यूम आपकी एक फर्म है और उस फर्म ने एक महीने के अंदर 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। मान लो मेरी एक कंपनी है जो मान लो इस तरीके के मार्कर का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, अब मेरी कंपनी ने, मेरी फर्म ने एक महीने में 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, ऐसे 10,000 मार्कर्स बनाए। तो वो जो 10,000 मार्कर मेरी कंपनी ने बनाए हैं एक महीने के अंदर, वो मेरा स्टॉक है, जितना मैंने उत्पादन किया। तो ये तो मेरा क्या कहलाएगा? स्टॉक। लेकिन जब हम पूर्ति की बात करते हैं तो मान लो कि मैं इस 10,000 में से सिर्फ 2,000 यूनिट ही मार्केट में बेचना चाहता हूं, 2,000 यूनिट ही मार्केट में बेचना चाहता हूं। तो ये मेरी क्या कहलाएगी? सप्लाई। और ये जो 10,000 यूनिट है ये मेरा क्या कहलाएगा? स्टॉक। यानी टोटल मैंने जितना प्रोडक्शन किया वो मेरा स्टॉक है, और इस प्रोडक्शन में से मैं जितना बेचने को तैयार हूं, मैं मार्केट में सप्लाई करने को जितना रेडी हूं, उसको ही हम बोलते हैं सप्लाई, इसको हम बोलते हैं पूर्ति। अब हम बात करेंगे पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व या कारकों की। जैसा कि मैंने आपको मेरी मांग की वीडियो में बताया था कि जब हम वस्तु को खरीदते हैं, जब हम किसी वस्तु की मांग करते हैं, उसको कई सारे तत्व, कई सारे कारक, कई सारी स्थितियां प्रभावित करती हैं। सेम उसी तरीके से पूर्ति को भी कई सारे तत्व, कई सारे कारक और कई सारी परिस्थितियां प्रभावित करती है। तो ये सारी कुछ परिस्थितियां हैं, इनके अलावा और भी होती हैं, बट कुछ मुख्य पॉइंट मैंने यहां लिखे हैं जो पूर्ति को प्रभावित करती है। जैसा है सबसे पहले वस्तु की कीमत। तो वस्तु की कीमत पूर्ति को धनात्मक रूप से प्रभावित करती है। आप लोगों को याद होगा जब हमने मांग की बात करी थी तो कीमत व मांग मात्रा के मध्य ऋणात्मक संबंध था। मांग मात्रा में, यानी कि कीमत जब बढ़ रही थी तो मांग मात्रा कम हो रही थी, कीमत कम हो रही थी तो मांग मात्रा में वृद्धि हो रही थी। यानी कीमत व मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध था, है ना, नेगेटिव रिलेशनशिप था, इनवर्स रिलेशनशिप था। लेकिन जब हम पूर्ति की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि कीमत व पूर्ति के मध्य धनात्मक संबंध होता है। कैसे? अगर किसी वस्तु की कीमत, मान लो ये P1 है, ये Q1 है, पूर्ति हो रही है। अगर उसकी कीमत में वृद्धि होगी तो विक्रेता पूर्ति भी ज्यादा करेगा। अगर कीमत में वृद्धि होगी तो विक्रेता पूर्ति भी क्या करेगा? ज्यादा करेगा। और यदि कीमतों में कमी होगी तो विक्रेता क्या करेगा? पूर्ति में भी कमी करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि कीमतों में वृद्धि होने पर विक्रेता पूर्ति भी ज्यादा कर रहा है? तो सीधी सी बात है कि जब कीमतों में वृद्धि होगी तो उसका सीधा सीधा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखो मानकर चलो कि कोई वस्तु है जिसकी कॉस्ट यानी होता है लागत यानी उस वस्तु को बनाने पर खर्च कितना आ रहा है। मान लेते हैं कि इस मार्कर को बनाने पर मुझे 5 रुपए का खर्चा आ रहा है। ठीक है, और मैं इस मार्कर को मार्केट के अंदर 15 रुपए का सेल कर रहा हूं।
ठीक है, एक मार्कर की मैंने कीमत डिसाइड करी है 15 रुपए, तो यहां मुझे सीधा सीधा 10 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 10 रुपए का मेरा क्या हो रहा है, प्रॉफिट, क्योंकि 5 रुपए की चीज थी, मैं 15 रुपए में बेच रहा हूं। अब जैसे ही मार्केट के अंदर इसकी कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, जैसे ही कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, तो मैं इसकी सप्लाई को बढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि कीमत हो गई है 20 रुपए, कीमत कितनी हो गई है, 20 रुपए, तो मुझे सीधा सीधा कितने का प्रॉफिट होगा, 15 रुपए का। यानी कि कीमतों में वृद्धि होने पर विक्रेता सप्लाई में, पूर्ति में भी वृद्धि करेगा, पूर्ति मात्रा में भी वृद्धि करेगा, और कीमतों में कमी होने पर विक्रेता पूर्ति मात्रा में भी कमी करेगा। ठीक है, उसके बाद है दूसरा पॉइंट, फर्मों की संख्या। फर्मों की संख्या का भी पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। अगर फर्मों की संख्या बढ़ गई तो पूर्ति में भी वृद्धि हो जाएगी, फर्मों की संख्या कम हो गई तो पूर्ति में कमी हो जाएगी। ठीक है, तीसरा है विशेष अवसर। कई बार पूर्ति विशेष अवसर यानी कि फेस्टिवल आने पर, है ना, हमारे त्योहार आते हैं तो उस टाइम कई चीजों की पूर्ति बढ़ जाती है। जैसे दिवाली के टाइम पर जैसे कि आपने देखा होगा कि मिठाइयों की पूर्ति बढ़ जाती है। ठीक है, अभी संक्रांत आ रही है तो चकरी, पतंग, पंजा, इसकी डिमांड सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि विशेष अवसरों के कारण भी पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। अगला है सरकारी नीतियां। देखो, सरकार की नीतियां दो तरीके से पूर्ति को प्रभावित करती है। सरकार की पहली नीति है कर नीति, यानी कि टैक्स पॉलिसी। अगर सरकार ने मेरी फर्म पर टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स रेट इंक्रीज कर दी, तो मेरा तो खर्चा बढ़ जाएगा ना, तो उस टाइम में सप्लाई यानी कि पूर्ति क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, क्योंकि टैक्स क्या हो गई है, टैक्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो उस टाइम सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। और अगर सरकार ने मेरी कंपनी पर टैक्स कम लगा ली है, सरकार मेरे प्रोडक्ट पर टैक्स कम लगा ली है, तो मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है, उसी प्रकार से आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता से वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है। अगर मान लो सरकार ने मुझे सब्सिडी प्रोवाइड करी, सरकार मुझे मॉनेटरी सपोर्ट दे रही है, आर्थिक सहायता दे रही है कि आप प्रोडक्शन करो, पैसा हम लगा रहे हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट आपको हम दे रहे हैं, आप भले हमें बाद में भुगतान करते रहना। सरकार हमें मौद्रिक रूप से सपोर्ट करती है, मौद्रिक रूप से सहायता प्रदान करती है, उसे हम सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, तो जब मौद्रिक रूप से सहायता बढ़ जाएगी, यानी आर्थिक सहायता बढ़ जाएगी, तो पूर्ति में भी वृद्धि हो जाएगी। अगर आर्थिक सहायता में कमी होगी तो पूर्ति में भी कमी हो जाएगी। उसके बाद है अगला पॉइंट, तकनीक में परिवर्तन। देखो, टेक्नोलॉजी, हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें डे टू डे लाइफ में हम नई नई टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं। ठीक है, विकास जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट से, यानी तकनीक में सुधार से पूर्ति में भी वृद्धि होती है। और अगर तकनीक में सुधार नहीं हो रहा है, हम वही पुरानी तकनीक को फॉलो कर रहे हैं, तो इससे पूर्ति में कमी हो जाती है। ठीक, अगला है भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। हमारी जो पूर्ति है, वस्तु की पूर्ति है, वो भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना पर भी निर्भर करती है। मान लो कि आज मार्कर की आज जो प्राइस है वो 20 रुपए है, मैं एक विक्रेता हूं, मेरी एक फर्म है जो ऐसे मार्कर बनाती है। अब आज इसकी कीमत 20 रुपए है, आने वाले टाइम पर यानी 10 दिन बाद, 20 दिन बाद इसकी कीमत 40 रुपए होने वाली है। आने वाले टाइम पे इसकी कीमत कितनी हो रही है, 40 रुपए, यानी भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है। तो मैं आज क्या करूंगा, इसकी पूर्ति कम कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना आज 20 रुपए में बेचूंगा, 10 दिन बाद 40 रुपए में जाएगी, तो मैं उसको 40 रुपए में बेचूंगा। तो यदि भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना होगी तो वर्तमान में पूर्ति क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि मैं तो भविष्य में बेचने वाला हूं उसको, तो आज हम पूर्ति को कम कर देंगे। लेकिन यदि भविष्य में कीमत घटने की संभावना है, मान लो कि आज ये मार्कर 20 रुपए का, कल ही 15 रुपए में जाएगा, कल 15 रुपए में बिकेगा, तो मैं क्या करूंगा, आज ही सारा सप्लाई, आज ही सारा स्टॉक बेच दूंगा, यानी पूर्ति में वृद्धि कर दूंगा। ठीक है, तो अगर भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान में पूर्ति कम हो जाएगी, भविष्य में कीमत घटने की संभावना है तो वर्तमान में पूर्ति अधिक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है साधनों की कीमतें। उत्पादन के 5 साधन होते हैं, पूंजी, भूमि, श्रम, प्रबंध और सासी, और हम इनको जितना प्रतिफल देते हैं, जैसे मान लो मेरे यहां पर कोई श्रमिक काम करने आ रहा है ना, मेरी फर्म है, मेरे पास एक श्रमिक काम करने आ रहा है, तो मैं उसको जो पारिश्रमिक दूंगा, वो जो मजदूरी दूंगा, वही कहलाती है साधनों की कीमतें। अगर मेरी कंपनी में किसी ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो मुझे उसे ब्याज देना पड़ेगा। अगर मैं उत्पादन के लिए किसी फर्म की बिल्डिंग का प्रयोग कर रहा हूं, किसी और की बिल्डिंग का प्रयोग कर रहा हूं, तो उससे मुझे रेंट देना पड़ेगा। तो ब्याज, रेंट यानी कि लगान, किराया जो होता है, मजदूरी जो होती है, वेतन जो होता है, उसको हम बोलते हैं साधनों की कीमतें। ठीक है, और अगर मेरी फर्म में काम करने वाले साधनों की कीमतें बढ़ गई, यानी मुझे उनको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, मतलब मेरी लागतें बढ़ गई ना, तो इस टाइम में मेरी पूर्ति कम हो जाएगी, क्योंकि मेरी प्रॉफिट मेरे को कम मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि खर्चा ज्यादा हो गया, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। और यदि मान लो इन साधनों की कीमतें कम हो जाए तो उस टाइम मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो मैं पूर्ति को भी बढ़ा दूंगा। इसके बाद है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तुओं में परिवर्तन, उनकी कीमतों में परिवर्तन का भी पूर्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है।
ठीक है। तो ये थे कुछ तत्व जो पूर्ति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं या निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्ति तालिका या पूर्ति अनुसूची की। पूर्ति तालिका या पूर्ति अनुसूची क्या होती है? निश्चित समय व विभिन्न कीमत स्तरों पर विक्रेता द्वारा या फर्म द्वारा बेची गई मात्राओं को जिस तालिका में दर्शाया जाता है। भाई जब भी कोई फर्म अपना प्रोडक्ट बेचेगी ना, तो कौन सी प्राइस पर, कितनी प्राइस पर वो कितना कितना प्रोडक्ट सेल कर रही है उसको एक तालिका में शो करेगी। उसी तालिका को बोलते हैं पूर्ति तालिका या उसी को बोलते हैं पूर्ति अनुसूची। और ये भी दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और एक होती है बाजार पूर्ति तालिका। जब एक फर्म, कोई भी एक फर्म अपनी पूर्ति को दर्शा रही है किसी तालिका में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका। और जब बाजार की सभी फर्में अगर अपनी पूर्ति को कहीं दर्शा रही है तो उनका टोटल होगा बाजार पूर्ति तालिका। यदि एक फर्म अपनी पूर्ति को दर्शा रही है तो उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका। और अगर बाजार की सभी फर्में अपनी पूर्ति को दर्शा रही है तो उसको बोलेंगे बाजार पूर्ति तालिका। इन दोनों का योग ही बाजार पूर्ति में लिखा जाता है। ठीक है, यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका, या इसमें से लिखी हुई कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, या आपको इसमें से कोई डायग्राम समझ में नहीं आता, या फिर आप लोगों को कोई टेबल समझ में नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को इससे रिलेटेड नोट चाहिए तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड कर रहा हूं, आप वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू गाइस। आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और अब मेरी वीडियो हर एक वीक में 2 या 3 वीडियो आती रहेगी जिससे आपका कोर्स टाइम पर कंप्लीट हो सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।